नमस्कार दोस्तों आपके चैनल क्लासरूम विद आदित्य में आपका स्वागत है। दोस्तों ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस और जितने एसएससी, इसके अलावा जितने भी सेंट्रल और स्टेट बेस जीएस ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए मिसलेनियस एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के मिले जुले सवाल हैं। ठीक है, इसका भाग 2 है वीडियो का। भाग 1 ऑलरेडी वीडियो में पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं उसमें जा कर के। दोस्तों इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ऐसा ज़रूर करें और राइट साइड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो अपलोड होने पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों देखिए, ये वो सवाल हैं जो लास्ट ईयर्स में कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, विशेष रूप से पीसीएस में आए हुए हैं। और इसके साथ में ये जो वीडियो है इसमें जैसे 1 लाइन का स्टेटमेंट, एक सवाल आया हुआ है, क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके साथ में जो उससे जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं आसपास के, वो भी मैंने इसमें अपग्रेड किए हैं ताकि आप लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वही अपग्रेड किए हैं, तो उसको याद करेगा और याद रखिएगा और इसको जो है बार बार देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं जनरली रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चंस जो है पीसीएस वगैरह में रिपीटेड होते हैं बहुत सारे, तो वो मेमोराइज रहने चाहिए। तो इसी उद्देश्य से वीडियो है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, से पहला पॉइंट है कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के चलवाए। तो पहला गुप्त शासक, गुप्त एम्परर जो जिसने सिक्के चलवाए वो कौन था? वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के चलवाए थे। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें कि वह जो घटोत्कच के उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर बैठा और उस समय की प्रसिद्ध लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया। तो इसका उत्तर भी चंद्रगुप्त प्रथम है। तो देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का उत्तराधिकारी था। ठीक है, उसके बाद में वो गद्दी पे बैठा था। इसके साथ में उस टाइम लिच्छवी वंश जो है, लिच्छवी कुल प्रसिद्ध कुल हुआ करता था तत्कालीन समय में, और उसकी कन्या कुमार देवी से इसका विवाह हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि वह जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो वो भी आपका कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। इसके साथ में इसी ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने सन 319 से 320 में एक संवत चलाया, एक गुप्त, जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। तो गुप्त संवत भी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाया था। ठीक, इसके साथ में उसने रजत मुद्राओं का भी प्रचलन करवाया था, यानी कि चांदी के सिक्के भी ढलवाए थे। तो जैसा पहले वाले पॉइंट में था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही पहला ऐसा शासक था जिसने सिक्के चलवाए थे, और यही एक ऐसा शासक था जिसने जो है रजत सिक्के भी चलवाए थे। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि चंद्रगुप्त के संन्यास ग्रहण करने के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बना? गद्दी पे कौन बैठा था? समुद्रगुप्त बैठा था। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं ना कहीं। ठीक, याद रखिएगा। तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के उपरांत गद्दी पर बैठा। अगला पॉइंट है दोस्तों, वह राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु यानी कि उसकी हत्या के लिए उत्तरदायी माना जाता है, वो अजातशत्रु था। तो राजकुमार जो पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी माना जाता है, अजातशत्रु था। अपने पिता की मृत्यु कारित करके, उनको अपदस्थ करके वो गद्दी पे बैठा था। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि हर्यक वंश का शासक जिसने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया, जिसकी हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई, और ऐसा बौद्ध और जैन ग्रंथों में उल्लेख है। तो वो राजा था, राजा बिंबिसार हर्यक वंश का। तो देखिए, हर्यक वंश का बिंबिसार भी था और अजातशत्रु भी था। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक राज किया। ठीक, उसको अपदस्थ किया किसने किया? उसकी हत्या करके उसकी हत्या कर दी उसके पुत्र अजातशत्रु ने, और गद्दी पर बैठ गया। ठीक, तो ये उल्लेखित कहाँ पर है? बौद्ध और जैन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, वह शासक जिसके शासन काल के 8वें वर्ष बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व पहली बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, तथा जहां पर बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया। तो देखिए दोस्तों, इसमें कई फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट है कि वो शासक जिसके 8वें वर्ष यानी कि जिसके पद पे बैठने के 8वें वर्ष भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी, वो कौन था? आपका इसका उत्तर है अजातशत्रु। फिर उसके बाद में इसी के शासनकाल के समय में पहली बार सप्तपर्णी गुफा राजगृह में 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति यानी कि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक, जहाँ पे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया था। ठीक, उस टाइम में राजा कौन था? उस टाइम में राजा था अजातशत्रु। ठीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये कमेंट करके बताइएगा कि कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई और उस टाइम के राजा कौन कौन से रहे हैं। अजातशत्रु पहली बौद्ध संगति का तो मालूम चल गया आपको, ठीक है। बाकी कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, सम्मेलन हुए और उस टाइम में राजा कौन रहे, तो ये कमेंट करके बताइएगा। और ये भी कमेंट करके बताइएगा राजगृह जो है वो कहाँ पर है, ठीक है, सप्तमाणी गुफा कहाँ पर है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों कि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र द्वारा कर दी गई थी और उसके पुत्र का नाम क्या था, उदयन, ठीक। तो देखिए बिंबिसार जो हर्यक वंश का था उसको मारा उसके पुत्र अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु जो खुद हर्यक वंश का था उसको मारा हर्यक वंश के ही अगले राजकुमार यानी कि अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने, ठीक, याद रखिएगा, वो भी ऐसे ही अपदस्थ किया गया था। अगला पॉइंट है दोस्तों कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि जिसके समकालीन थे तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तो पुष्यमित्र शुंग प्रताप एक राजा था, ठीक है, और उसके समकालीन कौन थे, महर्षि पतंजलि, ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों पाणिनि के अष्टाध्यायी यानी कि अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है, किसने लिखा है, पाणिनि ने लिखा है, पर महाभाष्य लिखा है किसने लिखा है, पतंजलि ने। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य किसने लिखा है, पतंजलि ने लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो 185 वर्ष ईसा पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट था, कौन था, वृहद्रथ था, उसकी हत्या कर दी, किसने कर दी, शुंग वंश की स्थापना करने वाले शासक पुष्यमित्र शुंग ने की। अगला पॉइंट है दोस्तों कि शुंग वंश ने लगभग कितने वर्ष तक शासन किया, तो 152 वर्षों तक उसने शासन किया था। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें 181 ईसा पूर्व से 151 ईसा पूर्व जिसका शासनकाल था, तो किसका शासनकाल था, पुष्यमित्र शुंग ने 181 से और 151 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अगला पॉइंट है दोस्तों जिस वंश के विषय में जानकारी पुराण बाण के हर्षचरित, पतंजलि के महाभाष्य, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम, दिव्यवादन और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के द्वारा मिलती है, वो कौन सा वंश है, वो राजवंश है शुंग राजवंश, शुंग वंश है, ठीक, याद रखिएगा। तो बाण भट्ट का हर्षचरित है, ठीक, याद रखिएगा, पुराणों में इसका उल्लेख है शुंग वंश का। इसके साथ में महाभाष्य पतंजलि का है, क्वेश्चन है, कालिदास का है मालविका अग्निमित्रम दिव्यवादन, ठीक है, फिर तिब्बती जो इतिहासकार है उनका नाम तारानाथ है। ये सारे सवाल हैं और ये सब उल्लेखित किसको कर रहे हैं, शुंग वंश को उल्लेखित कर रहे हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि 319 से 320 ईसा पूर्व में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी, जिस समय उसका शासन था, किसका शासन था, चंद्रगुप्त प्रथम का था। पहले जैसा कि हम लोग पढ़ के आए हैं इसमें कि गुप्त संवत किसने चलवाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था 319 से 320 ईसा पूर्व। अगला सवाल है दोस्तों कुषाण वंश का वह शासक जिसने 78 ईस्वी में एक संवत चलवाया जिसे शक संवत कहते हैं, जो वर्तमान में भारत में प्रयोग किया जाता है। तो भारत सरकार जिस संवत का प्रयोग करती है वो कौन सा है, शक संवत है। और कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा था, ठीक है, 78 ईसा पूर्व ईस्वी में चलवाया था, उस संवत को शक संवत कहा गया और वो राजा था शक। कुषाण वंश का कौन था, कनिष्क। तो कनिष्क के समय में 78 ईस्वी में शक संवत चला, जो वर्तमान समय भारत सरकार के द्वारा या भारत के द्वारा प्रयोग किया जाता है, और वो कनिष्क था, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि 58 ईसा पूर्व जिस शासक ने विक्रम संवत चलवाया तो वो कौन थे, राजा विक्रमादित्य थे, ठीक है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, जबकि कुछ शक संवत 78 ईस्वी में, और इसके अलावा गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में प्रारंभ होता है, ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तराइन का युद्ध दूसरा युद्ध, माफ करिएगा, तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। यह युद्ध जिस वर्ष हुआ था 1192 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का दूसरा युद्ध होता है और इसके साथ में पृथ्वीराज चौहान की इसमें पराजय होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों कालीबंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक। यह स्थल राजस्थान के श्री गंगा नगर के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ अवशेष मिले हैं किसके, प्राक हड़प्पा और हड़प्पाकालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, ठीक, याद रखिएगा। तो कालीबंगा जिसका मतलब क्या है, काली चूड़ियाँ, ठीक, काले रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ पर राजस्थान का जो एरिया है श्री गंगा नगर वाला घग्गर नदी के तट पर यह स्थान है कालीबंगा। और प्राक,
ठीक, हड़प्पाकालीन संस्कृतियों के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्राक सैंधव संस्कृति के संदर्भ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। उपलब्धि के जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, कहाँ मिले? कालीबंगा में। तो प्राक सैंधव सभ्यता संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जुते हुए खेत हैं, वो कहाँ प्राप्त हुए? कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य जिस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है वो है नेवासा, मध्य प्रदेश। तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि नेवासा एमपी से आपको रेशम का प्राचीन साक्ष्य पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ये भी ऐसा भी प्रमाण मिला है कि जो मध्य भारत का क्षेत्र था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेशम की खेती की जाती थी और रेशम के विषय में अच्छा ज्ञान था। ठीक है, नेवासा मध्य प्रदेश में रेशम से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, जिस हड़प्पा स्थल से चावल या धान के साक्ष्य मिले वो कौन सा स्थान है? लोथल है। तो लोथल से चावल या धान के साक्ष्य मिले। अगला पॉइंट है दोस्तों, जिस हड़प्पा स्थल से बाजरा के साक्ष्य मिले हैं वो है रंगपुर। तो रंगपुर से बाजरा के साक्ष्य मिले, जबकि लोथल से क्या मिला है? चावल या धान के साक्ष्य मिले। कमेंट करके बताइएगा लोथल कहाँ पर है और रंगपुर कहाँ पर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा इसमें। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।